लीड कर रहे थे वो थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन। ये कमीशन क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना और कुछ चेंजेस को सजेस्ट करना, क्योंकि इंडियन लोग पुराने ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। पर इस कमीशन में एक प्रॉब्लम थी कि इसमें 7 मेंबर थे और 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो ये बात इंडियंस को सही नहीं लग रही थी कि एक तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रहे हैं और ऊपर से उसमें इंडिया का कोई भी मेंबर ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो जब ये कमीशन 1928 में इंडिया आता है तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सारे लोग मिलकर साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और जोरों शोरों से नारा लगाते हैं गो बैक साइमन, यानी कि साइमन तुम वापस चले जाओ। इतना हंगामा देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कहीं सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। तो उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 ऑफर देता है। पहला ऑफर देता है इंडिया के डोमिनेशन स्टेटस का, मतलब लॉर्ड इरविन कहता है कि आप इंडिया का डोमिनेशन स्टेटस ले लो, मतलब आप ही लोग रूल करना, आप ही लोग सब कुछ करना, लेकिन इंडिया रहेगा ब्रिटिशर्स के ही अंडर में। और दूसरा ऑफर देता है कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 ऑफर देता है। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इन दोनों ऑफर से खुश नहीं थी, स्पेशली जो रेडिकल्स थे, यानी कि जो गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये कह रहे थे कि हमें डोमिनेशन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें छोटी मोटी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी बात को इन दिसंबर 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और ऑफिशियली डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की। और ये ऐलान करते हैं कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और हम आज़ादी की लड़ाई के लिए शपथ भी लेंगे। पर अफसोस इस बात को ज़्यादा टेंशन नहीं मिलता है और बहुत कम ही लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब देखकर गांधी जी को लगा कि पहले लोगों को एकजुट करना ज़रूरी है, तब जाकर कुछ अच्छा मूवमेंट हो पाएगा। तो इस समय पर गांधी जी को एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सके, यानी कि लोगों को एकजुट किया जा सके। तो ये सारी खूबियाँ गांधी जी को दिखती है नमक में। गांधी जी को लगा कि सॉल्ट एक अच्छा सिंबल बन सकता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने नमक में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने इसे पावरफुल सिंबल बना दिया कंट्री को यूनाइट करने के लिए। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला कि नमक हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। दूसरा कि पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नमक पर काफ़ी सारा टैक्स लेती थी और सॉल्ट का प्रोडक्शन भी केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इंडियंस नहीं कर सकते थे। मतलब समझ रहे हो, हमारी नमक पर टैक्स ले रहे थे और ऊपर से हमें नमक भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो ये समस्या पूरे देश की थी, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना देश को यूनाइट करने के लिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, 31 जनवरी को एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के लिए, जिसमें गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स को रखते हैं जो कि सोसाइटी की अलग अलग समस्याओं के ऊपर थी, जिसमें से कुछ डिमांड सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड भी थी। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर हमारी डिमांड्स 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो लॉर्ड इरविन था वो गांधी जी को हल्के में ले लेता है, मतलब उनकी डिमांड्स को नज़रअंदाज कर देता है। तो जब गांधी जी की डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ निकल पड़ते हैं। तो ये चलना शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, इन्हें पहुंचना था डांडी जो कि गुजरात में है। ये पूरी यात्रा थी 240 माइल्स की। तो गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स पर डे 10 माइल चलते थे। ये यात्रा पूरे 24 दिन तक चलती है और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी और अन्य लोग डांडी पहुंच जाते हैं और वहां पर गांधी जी गैर कानूनी तरीके से नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं और यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब सवाल ये उठता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था